यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से आला तालीम मुकम्मल करने के बाद वतन वापसी हुई तो मैंने बठिंडा रियासत पटियाला में वकालत शुरू कर दी। मैं इस शहर में नौवारिद और तन्हा मुसलमान वकील था। मेरी मेहनत और फर्ज शनासी रंग लाई और मैं जल्द कामयाब वकीलों में शुमार होने लगा। जिन जुडिशनल अफसरों से तल्लुकात कायम हुए उनमें सरदार रंजीत सिंह सरकारिया काबिल जिक्र हैं। वो सिख होने के बावजूद गैर मुतसब्बाना रवैया इख्तियार किए हुए थे और इंसाफ करने की वजह से कदर की निगाहों से देखे जाते थे। यूं भी पटियाला में ज्यादा तसुब नहीं था। उस वक्त का फरमान रवा महाराजा भूपेंद्र सिंह अपनी रियाया से कोई तसुब न रखता था। पटियाला में कई दफ़ा वजीर आला मुसलमान मुकर्रर हुए, जिनमें सर लियाकत हयात का नाम ज्यादा मशहूर था। महाराज भूपेंद्र सिंह की वफात के बाद उसका बेटा महाराज हुआ तो उसने भी तकरीबन यही पॉलिसी जारी रखी। 23 मार्च 1940 को जब लाहौर में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो उसके असरात पटियाला में भी ज़ाहिर हुए। मुसलमानों की हमदर्दियाँ बरसगीर के मुसलमानों के साथ थीं और वो पाकिस्तान के क़याम के ख़्वाहां थे, लेकिन रियासत में किसी सियासी पार्टी का क़याम यकसर मना था। जैसे जैसे पाकिस्तान की तहरीक फैलती चली गई, सिख कैदीन के बयानात उसके खिलाफ प्रेस में आने लगे। फिर इंतखाबात 1946 में मुस्लिम लीग भारी अक्सरियत से कामयाब हुई और जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क़याम पाकिस्तान का ऐलान किया तो सिख लीडर तारा सिंह ने पंजाब असम्बली के सामने करपान लहराते हुए ऐलान किया कि पाकिस्तान हमारी लाशों पर बनेगा। ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात से रियासत पटियाला में भी इश्तियाल फैल गया। ईद का दिन था 18 अगस्त 1947 को बठिंडा में सिखों ने मुसलमानों को तहत करना शुरू कर दिया। मुझे इत्तला हुई कि बलवाई तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। मेरा मोहल्ला हिंदुओं का था और मैं वाहिद मुसलमान वकील था। वहां से अहले खाना के हमरा भागकर एक मुसलमान मोहल्ला में पनाह गज़ी हुआ। बाहर गोलियां बरसती रहीं। हम एक शफीक मुसलमान के घर महफूज रहे। 5 दिन के बाद घर से निकले अफरा तफरी में वालदा साहबा बच्ची को गोद में लिए स्टेशन की तरफ निकल गईं और मैं अपनी बीवी और दोनों नौखेज लड़कों के साथ किसी दूसरी तरफ भागा, मगर चक्कर काटकर स्टेशन ही पहुंच गए। वहां बेहद रश था। सिख करपाने लहरा रहे थे और मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारे लगा रहे थे। ऐसे में एक सिख भाला लेकर मुझ पर लपका। मैं बेतहाशा भागता चला गया और शहर के बाहर खेतों में घुस गया। कई दिन वहां छुपा रहा। जब हालत अबतर हुई तो दोबारा स्टेशन की तरफ गया। वहां सन्नाटा था और खून से जमीन सुर्ख हो रही थी। अचानक मुझे बीवी और माँ की याद आई और यकलख्त एहसास हुआ कि मैं दुनिया में तन्हा रह गया हूँ। मैं बेख्तियार रोने लगा। मुझे टार्स देने वाला कोई न था। बेयारो मददगार एक सिमत चलता रहा, यहाँ तक कि एक गांव में पहुंच गया। कई दिन की भूख और प्यास ने निढाल कर दिया था। एक दरवाजे पर दस्तक दे दी। एक औरत दरवाजे पर आई और चिल्लाई, मारो मारो, मुसलमान आ गया। मैं जान बचाने के लिए फिर भागा और एक खेत में घुस गया और कई दिन वहीं छुपा रहा। आखिरकार चलते चलते डबवाली कस्बे में पहुंचा। ये जगह बठिंडा से 12-14 मील होगी। इत्तेफाक देखिए कि इस कस्बे में दाखिल होते ही थाना पुलिस सामने आ गया। वहां एक कांस्टेबल पहरा दे रहा था। वो हिंदू था। मेरी हालत जार देखकर उसे रहम आ गया। उसने मुझे बिठाया और पेट भर कर खाना खिलाया। इस तरह कई दिन फाके के बाद आखिरकार उसके जरिए अल्लाह ताला ने मेरा रिज्क उतारा। मेरी बीता सुनकर उसने कहा, थानेदार सुरमा से तब्दील होकर चंद रोज पहले आया है और तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है कि वो मुसलमान है। इस वक्त किसी तफ्तीश के सिलसिले में शहर गया हुआ है। तुम आराम से बैठो और उसका इंतजार करो। वो जरूर तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त कर देगा। मुझे इस गैर मुतवक्के खबर से वाकई बड़ी खुशी हुई और मैं थानेदार का इंतजार करने की बजाय उसका पता दरियाफ्त करके ऐन मौके पर पहुंच गया। जब मैंने तारुफ कराया तो उसके चेहरे पर खफगी के आसार नमूदार हुए और उसने मेरी तरफ से मुंह मोड़ दिया, मगर मैं मरता क्या न करता कि मुस्ताक फिर उसके रुख जाकर खड़ा हुआ। इस मर्तबा उसने बिगड़कर जोर से कहा, मर गड्डी दे विच, और इस तरह वो मुझे अपने साथ जीप में सुरमा ले गया।
वहां पहुंचे ही थे कि मुसलमान पुलिस वालों से असला लेकर उन्हें सबकदोश करके हिसार में पनाह गजीन कैंप में भेज दिया गया। मैं भी उसके साथ हिसार पहुंच गया। इस कैंप में हमजा साहब से मुलाकात हुई। वो हिसार में वकालत करते थे और पाकिस्तान जाने के लिए कैंप में पनाह गजीन थे। हिसार में क़याम के दौरान मैंने सरदार रंजीत सिंह सरकारिया सिविल जज बठिंडा को मुतल्ला किया कि मेरे बीवी बच्चों और वालदा को तलाश कराएं। कुछ अरसा बाद मुझे इत्तला मिली कि मौसूफ की कोशिश से मेरे बीवी बच्चे मिल गए हैं। हमारी ट्रेन 24 अक्टूबर 1947 को हिसार से बरास्ता बठिंडा पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। मैंने पहले से इत्तला दे दी थी। बठिंडा स्टेशन पर सरदार रंजीत सिंह सरकारिया बजाते खुद मेरी बीवी के साथ मौजूद था। बीवी को पाकर जो खुशी हुई वो जल्द ही रफा हो गई, क्योंकि बच्चे मौजूद न थे। मालूम हुआ कि वो कत्ल कर दिए गए थे। वालदा और बच्ची का भी पता न चला। बहरहाल हम गम को सीने से लगाए अमरोका रेलवे स्टेशन जिला बहावल नगर पहुंच गए। मेरी बीवी की हालत बच्चों के बिछड़ने और अजियतनाक लम्हे गुजारने से गैर हो रही थी। वो बस खिला में घूरती रहती और बच्चों को याद किए जाती। अमरोका स्टेशन पर सामने एक मालगाड़ी खड़ी थी। चूंकि ज़्यादा राह के हम मुतहम्मिल न हो सकते थे, इसलिए उसी में बैठ गया। मालगाड़ी घंटों चलती रही और सुबह सवेरे हमें डेरा नवाब साहब पहुंचा दिया। वहां से हम बहावलपुर आए। वहां मोहरुद्दीन साहब वकील से मुलाकात हुई। वो हमें अपने घर ले गए और बड़े खलूस और मोहब्बत से हमें मेहमान रखा। उनके मशवरे से मैंने मुश्ताक गोरमानी साहब वजीर आला बहावलपुर से मुलाकात की। उन्होंने मुझे जनरल मार्डन से मिलने का मशवरा दिया, जो उस वक्त रियासत बहावलपुर की अफवाज का कमांडर था। गालिबन ये मशवरा गोरमानी साहब ने मेरी गुज़िश्ता मुलाजमत बतौर सीजी और आर्मी वेलफेयर के पस मंज़र की वजह से याद था, मगर मैंने उनसे मिलना मुनासिब न समझा। फिर मैं चीफ जस्टिस बहावलपुर हाई कोर्ट दीन मोहम्मद साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने मुलाजमत देने से माजरत की, मगर वकालत के लिए लाइसेंस देने का वादा किया। उस वक्त मैं यकसर तही दामिन था, इसलिए ये पेशकश कबूल करने से माजरत चाहिए। बहावलपुर में जब रोजगार के मौके मुयस्सर न आए तो मैं लाहौर पहुंच गया। वहां थोड़ी सी कोशिश के बाद मेरा तकर्रुर बतौर प्रोसिक्यूटिंग सब इंस्पेक्टर हो गया। इस असना में दानिश महाजर कैंप में अपनी वालदा और बच्ची की तलाश जारी रखी। वहां से उनका पता चल गया और रेलवे स्टेशन के नज़दीक तेजाब अहाता में गुलाम हुसैन नामी एक शरीफुन्नफ्स शख्स ने के यहाँ वो माह बच्ची मिल गई। इस अचानक मिलन से हमारी आंखों से इजहार तशक्कुर के तौर पर आंसू जारी हो गए। 26 नवंबर 1947 को मुल्तान पहुंचकर मैं बतौर PSI मुलाजमत पर हाजिर हो गया। 172 रुपए माहवार तनख्वाह मुकर्रर हुई। मेरी हालत गैर थी। मुसलसल परेशानी और बदहाली के अलावा मुफलसी ने आसाब पर बुरा असर डाला था, मगर हमने सब्र शुक्र का दामन हाथ से न छोड़ा। महकमे के अफसरान की मेहरबानी से मुझे 2 माह की तनख्वाह पेशगी मिल गई। मैंने महल्ला कदीराबाद में हकीम अताउल्लाह का मुख्तसर सा मकान किराए पर दिया और खुदा ताला का शुक्र किया कि 2 वक्त रोटी का सामान हो गया। मैं मीलों पैदल दफ्तर जाता था और जब तक PSI रहा घर में कोई फर्नीचर ना था। हम सब फर्श पर सोते थे। 1 साल बाद जब मैंने देखा कि इस कलील तनख्वाह में गुजारा नहीं हो सकता, तो अपने अफसरान की वसातत से IG पुलिस को अपनी तरक्की की खातिर दूसरे मनसब यानी सब इंस्पेक्टर प्रोसिक्यूटिंग के लिए दरखास्त दी, मगर IG कुर्बान अली खान ने कोई नज़ीर ना होने की बिना पर मेरी दरखास्त ठुकरा दी और इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया। यूं मैं 1949 से वकालत कर रहा हूं और माली तौर पर फरागत से हूं, मगर बीवी की दायमी माजूरी और उनका दिमागी तवाज़ुन बरकरार ना रहने और अपने बेटों के कत्ल से मैं एक ऐसे अलमिये से दो चार हूँ जिसमें उम्र भर बाहर ना आ सकूँगा। यह कहकर मियाँ नूर मोहम्मद ज़ारो कतार रोने लगे और मैं उन्हें दिलासा देते हुए सोचता रहा कि क़याम पाकिस्तान के लिए ऐसे कई लाख इंसानों से बेदरेक कुर्बानियाँ दी। घर बार छोड़े अजीज़ो अकारिब को कत्ल होते देखा सिर्फ नजरिया पाकिस्तान के लिए, मगर आज
کراچی اور دیگر جگہوں پر تعصب کی جو دھند ذہنوں پر چھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ختم کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔